अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज पीएसएल में 2 मैचेस हुए। पहला मैच क्वेटा और कराची के दरमियान हुआ। क्वेटा ने पहले बैटिंग करते हुए 19.1 ओवर्स में 118 रन स्कोर किए। उनके ऑल तमाम खिलाड़ी आउट हो गए और कराची ने 15.3 ओवर्स में 121 रन स्कोर किए 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे, और इसी के साथ 7 विकेटों से कराची ने मैच जीत लिया। दूसरा मैच लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान हुआ। लाहौर ने पहले बैटिंग की, 162 रन स्कोर किए 7 खिलाड़ियों के नुकसान पे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 18.5 ओवर में 145 रन स्कोर किए और 17 रन से फाइनली लाहौर ने अपना पहला मैच जीत लिया। पहला मैच जो है उनको बारिश ने 1 पॉइंट दिला दिया था, आज ये जीते हैं तो 2 पॉइंट इन्हें और मिल गए। नसीम भाई, पहले बात करते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर और कराची किंग्स के हवाले से। अगर हम क्वेटा ग्लैडिएटर की आज बैटिंग देखते हैं तो बुरी तरह कोलैप्स कर गई। सऊद शकील थोड़ा सा चले और उसके बाद उनकी कोई प्लेयर नहीं चल पाया। इनफैक्ट वो पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाए और 118 पे उनकी ऑल टीम आउट हो गई। बिल्कुल, आज अच्छा दिन नहीं था क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग के लिए। ऐसा लगता है कि पिंडी की पिच के बारे में थोड़ा सा लोग गलत राय रख गए। हालांकि जो पिच रिपोर्ट थी वो बहुत ही एक्यूरेट थी। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे। देखें ना, अगर क्वेटा ग्लैडिएटर्स के आप दोनों फास्ट बॉलर्स देखें, आमिर और हसनैन, तो दोनों 2 ओवर में एक 24 दे रहा है, 2 ओवर में एक 25 रन दे रहा है, कुछ इस तरीके के रन दे रहे हैं। लेकिन इनके स्पिनर्स ने जितनी भी बॉलिंग की वो 6 के इकॉनमी रेट से की, किसी का साथ नहीं था। तो ये पिंडी में इतनी स्पिनर्स फ्रेंडली पिचेस कम होती हैं। और लेकिन एक वेकअप कॉल है ये क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए, बहुत बड़ी वेकअप कॉल है इस लिहाज से कि जिस तरीके से आपकी बैटिंग खेली, अगर आप 6 के बाद बैटिंग देखें तो इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं देती है इनकी, 7 के बाद बैटिंग दिखाई नहीं देती है। अगर आपका टॉप ऑर्डर जिम्मेदारी नहीं लेगा तो आप लोअर ऑर्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते। और ये भी देखा कि हसनैन इतने रिदम में दिखाई नहीं दिए। इसका मकसद है कि वसीम जूनियर ज़्यादा बेहतर प्रोस्पेक्ट इस टीम के लिए दिखाई दे रहे थे उस जगह पे गेंद करते हुए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखें, आपने पहले कहा था शरीफ भाई, नाफे ने एक इनिंग खेल दी। मेरे ख्याल नाफे ने वो जो इनिंग खेली थी वो नाफे ने शायद डोमेस्टिक में भी नहीं खेली होगी। जो इधर मार रहे थे उधर भी जा रहा था, उधर मार रहे थे उधर, हर जगह अच्छे स्ट्रोक खेले। लेकिन हमने बात कही थी, देखें इतनी जल्दी आप रेट ना करें, हीरो ना बना दें इतनी जल्दी। सोशल मीडिया पे एक पहाड़ खड़ा हो जाता है, जी नाफे आ गया, नाफे आ गया। ऐसा लग रहा था नाफे नहीं, जावेद मियादाद आ गया। नाफे ने करा क्या है अभी करने दें। सऊद शकील एज ए ओपनर अभी आपने बहुत कुछ प्रूफ करना है। अभी आज आपके अच्छे स्ट्रोक्स थे, लेकिन 30 रन पे बारी खत्म हो जाए, हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना होगा। जहाँ मोहसिन नकवी साहब बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, वो एक चीज़ ये भी देखें, हमारे यंगस्टर्स, अगर हमारे सीनियर से परफॉर्म नहीं हो रहा, फ़खर जमान आउट ऑफ फॉर्म में नज़र आ रहा है और भी 1-2 लोग ऐसे दिखाई दिए हमें, लेकिन हमारे यंगस्टर्स ख़ास तौर पे कि जो आता है अच्छा स्पार्क शो करता है, उसके बाद वो अपनी इनिंग को उस तरीके से कंटिन्यू क्यों नहीं कर पा रहा। वो बजाय इसके कि वो बेहतर हो उसी फॉर्मेट में, वो एक इनिंग खेलने के बाद लाइट हो जाता है। साइम अयूब की भी एग्जाम्पल देखें, पहले 3 मैचों में उनसे परफॉर्म नहीं हुआ, उसके बाद अगर आप देखते हैं तो साइम अयूब ने आप 40 रन 30 रन करने के बाद वो अपनी विकेट देकर आ जाते हैं। बहुत अच्छा खेलते खेलते हैं। इस चीज़ पे काम करने की नसीम भाई, ये तो नहीं है कि ज़ाहिर है हम रोज़ शो करते हैं तो हमें रोज़ किसी ना किसी पे बात करनी होती है। अब जो उस दिन अच्छा खेल जाता है उसके बारे में हम इतनी तारीफ़ें को पुल बांध देते हैं कि यार ये तो शहजादा है, ये तो छा गया, ये तो वो कर गया, और फिर वो उसी वीडियो को देख देख के खुश होता रहता है क्योंकि वो मैच उसने खेला होता है जब वो छोटा होता है और देख रहा होता है जवानी में और कह रहा होता है यार मैं तो इतना अच्छा खेलता हूँ। देखिए, हमारी जिम्मेदारी है, अगर हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम आप उस हद तक कि हमारा यंगस्टर है, अच्छा टैलेंट है, उसने परफॉर्म किया, हम उसको उतना ही सपोर्ट करें। अभी ऐसा नहीं है कि उसने 1 मैच के बाद या 2 मैचों के बाद कोई बता दिया दुनिया को कि बहुत बड़ा सुपरस्टार आ गया है। ऐसा कुछ अभी हमें दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप मुझसे सच्चाई से पूछें, वर्ल्ड T20 में हमारी टीम क्या होगी, हम इस पाकिस्तान सुपर लीग को एक लॉन्चिंग पैड करार दे रहे थे, अभी तक क्लियर नहीं है हमारे 17 कौन से होंगे, 15 तो छोड़ें, हमारे 18 कौन से होंगे, क्लियर ही नहीं है। मोहम्मद अली मुल्तान में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। मोहम्मद अली जब मुल्तान से बाहर निकलते हैं तो इतने एक्सपेंसिव हो जाते हैं कि कोई समझ में नहीं आता। मोहम्मद अली बड़े ज़बरदस्त और फर्स्ट क्लास क्रिकेट, लेकिन उसके बाद वो एक्सपेंसिव हो गए। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अगर आप उठा के देखेंगे तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारे 16-17 कौन से होंगे। हालांकि अब तक कुछ तो 10 तो क्लियर हो जाते हैं। आई डोंट थिंक ये क्लियर है। और ये चीज़ होती है भाई, ज़ाहिर हम तो शो कर रहे होते हैं ज़ाहिर डेली बेसिस की बुनियाद पे, तो ज़ाहिर अगर आज आपने अच्छा खेला और हम बोलेंगे नहीं नहीं अच्छा नहीं खेला और अभी बेटा तुम्हें बहुत टाइम चाहिए, तो आप लोग बोलेंगे यार कितना गलत बोल रहे हैं। तो जो बोल रहे हैं वो सिर्फ उस दिन की हद तक महदूद रखें, उसको अपने दिमाग को लेके पूरे PSL में नहीं याद दिलाइएगा मैंने एक मैच में 100 की थी। भाई ये नहीं होता। एमन, अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं, आज हसन अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग कर दी
और उन्होंने 4 विकेट्स ले ली 15 रन के ऊपर। उसके अलावा जाहिद महमूद की बॉलिंग बहुत अच्छी रही। बॉलिंग को कितना क्रेडिट देंगी आप कराची किंग्स की? बिल्कुल जी, कराची की साइड पे और इवन पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है कि हसन अली अपने रिदम में वापस आ रहे हैं। एज अ बॉलर मैं उनको बहुत ज़्यादा हाई रेट करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक कंप्लीट बॉलर हैं जो हर फॉर्मेट में अच्छा करके दे सकते हैं पाकिस्तान को। T20 भी है, टेस्ट भी है, वनडे भी है। तो उनके आउट ऑफ फॉर्म होने से हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए। टेस्ट में भी हमारे पास जब होम सीरीज़ हुई थी तो हमारे पास ऐसे बॉलर नहीं थे जो रिवर्स स्विंग कर सकें आके। फिर जब अवे सीरीज़ हमने खेली थी ऑस्ट्रेलिया में तो भी हमें उनकी कमी महसूस हुई। तो PSL में वो अपनी फॉर्म को वापस लेकर आ रहे हैं, एक अच्छा साइन है हमारे। अच्छा, ये तो नहीं होता कि भाई आज उन्होंने देख लिया हसन अली लेकर चलो 118 रन तो बने तो दिल खोल के बॉलिंग कराई और जरा सा टारगेट ज्यादा होता है तो हाथ कपकपा रहे होते हैं, ऐसा जहनी तौर पे वो तो नहीं होता? प्रेशर भी आता है? ओवरऑल अगर इस PSL में हम उनकी परफॉर्मेंस की बात करें ना तो ईच मैच के साथ वो इम्प्रूव होती गई है। टारगेट जिसमें हाई भी था और लो भी था, और आज उन्हीं की वजह से ये टारगेट 118 पर रिस्ट्रिक्ट रहा। और आज के मैच की सबसे अच्छी बात ये थी कि जो दोनों इनिंग्स थी फर्स्ट मैच की उसमें इन्होंने 5 मेन बॉलर्स यूज़ किए हैं। कोई भी मैच हमने PSL का ऐसा नहीं देखा कि जिसमें आपने अपने 5 मेन बॉलर से 4-4 ओवर कंप्लीट करवाए हो। इवन आज का जो अभी इवनिंग वाला मैच था उसमें भी ये एलिमेंट मिसिंग था। इतनी अच्छी बॉलिंग विकेट आप अपने मेन बॉलर्स को लेकर आए, आपने पार्ट टाइमर से बॉलिंग कराई है। इन दी एंड तक इस्लामाबाद के पास अपना कॉम्बिनेशन ये वाला अवेलेबल नहीं था कि उनके 5 मेन बॉलर्स कौन हैं जो उनको ये मैच निकलवा के दे। ठीक है जी, दूसरा मैच इस्लामाबाद ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि लाहौर कलंदर की अगर हम नसीम भाई बैटिंग की बात करते हैं तो उनके यहाँ भी आज ओपनर्स नहीं चले हैं। डसन ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दे दी जिसकी वजह से खड़े हो गए और शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस की वजह से 162 रन स्कोर किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड में एंड में फ़हीम अशरफ जो जिनके बारे में लोग कहते थे कि भाई ये तो चलते ही नहीं है, वो चल गए थे और अनफॉर्चुनेटली नॉट आउट भी रहे, और अगर वो पिच पे रहते तो शायद जीत भी सकता था। क्या कहेंगे मैच के बारे में? फखर जमान और साहिबजादा फरहान दोनों नहीं चले। फ़हीम अशरफ मेरे ख्याल में जैसे हम बात कर रहे थे कि हारिस, फ़हीम अशरफ की आज भी परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है कि आप मैच निकाल के चले गए। इस टीम में कासिम अकरम भी बैठे हुए हैं और कासिम अकरम एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है। वो बैटिंग बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, फील्डर भी बहुत ज़बरदस्त है, एक कंप्लीट पैकेज है। अब तक इस्लामाबाद यूनाइटेड में इस परफॉर्मेंस के बाद कह रहा हूँ, उससे पहले भी मैं बात कर रहा था, एक इस्लामाबाद यूनाइटेड के फ़ैन ने जो है वो एक सोशल मीडिया पे डाला था कि फ़हीम अशरफ को आप क्यों खिला रहे हैं, फ़हीम अशरफ की जगह आप मार्टिन गप्टिल को खिला लें, मार्टिन गप्टिल की बैटिंग बॉलिंग नहीं भी आई तो वो भी फ़हीम अशरफ से बेहतर रहेंगे। एक मिज़ा में उन्होंने बात कही थी। तो अगर आपके बारे में इतना ज़्यादा डिस्कस हो रहा हो तो कहीं ना कहीं शादाब के लिए भी अच्छा है कि कोई एक रेस्ट ज़रूर दे। बाबर नहीं दे रहे थे हारिस को रेस्ट देना पड़ा क्योंकि परफॉर्म नहीं हो रहा था। जब हारिस को रेस्ट आपको देना पड़ा तो हमने देखा कि हसीबुल्लाह थोड़ा सा खुल के खेले, वरना हसीबुल्लाह अब तक जितने मैचेस खेल रहे थे वो हारिस के शेडो में खेल रहे थे कि हारिस विकेट कीपर होंगे या हसीब विकेट कीपर होंगे, ये क्लियर ही नहीं होता था पेशावर ज़ल्मी में। हसीबुल्लाह का कॉन्फिडेंस बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये बिल्कुल ऐसा ही है, आपने 3 विकेट कीपर न्यूजीलैंड के टूर पर भेज दिए, भाई खेलना ही रिजवान ने, ज़्यादा चांस इस चीज़ का दिखाई देता है। आपने आज़म को मैचेस खिलाए थे, हसीबुल्लाह को कौन सा मैच मिला लास्ट के अंदर जाके। तो आप सेंसिबल डिसीजन लेने की ज़रूरत दिखाई देती है तमाम टीमों को। और मैंने कहा ना कि आज लाहौर कलंदर्स के डेविड वीज़ा आ गए। वीज़ा उस वक्त आए कि जब लाहौर कलंदर्स का वीज़ा ही मनसूख हो गया था इस PSL में, उससे पहले वो आए नहीं। बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा कि लाहौर कलंदर्स ने कुछ बेहतर करने की कोशिश की। ये जो अपने एहसन की बात कर ले, उनको थोड़ा सा पीछे किया, जहादात को थोड़ा सा पीछे किया और अपने मेन उन ऑप्शंस पे गए कि जो जिता भी सकते हैं। तो आज का दिन ने PSL को इंटरेस्टिंग बना दिया, इस लिहाज से इंटरेस्टिंग बना दिया कि अब कराची और इस्लामाबाद का सफ़र बहुत करीब हो गया है। कराची के आज की फतह के बाद 6 पॉइंट्स हो गए और इस्लामाबाद की आज की शिकस्त के बाद 7 ही पॉइंट है। तो अब ये दोनों टीमें नेक टू नेक हो गई हैं। अगर लाहौर कलंदर्स एक वाइट टीम है जो बाहर है तो 5 टीमें में मुल्तान सुल्तान प्ले ऑफ में पहुंच गई है, तो 4 में से 3 टीमों ने जाना है अभी। और ये देखेंगे जी कौन सी टीम जाती है, कौन सी टीम नहीं जाती। नसीम भाई ने सही कहा, लाहौर कलंदर के डेविड वीज़ा ने आते आते बहुत देर कर दी। अब वीज़ा लगवाने का भाई फ़ायदा नहीं था, पता नहीं क्यों लगवा लिया, या वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन और PSL चल रहा है। PSL की बहुत सारी खबरें हमारे पास मौजूद हैं। पाकिस्तान का हेड कोच, पाकिस्तान टीम का हेड कोच कौन होगा? 3 नाम हमारे सामने आ रहे हैं जी। एक है माइक हेसन जो इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच हैं। सैमी आप सब जानते हैं पेशावर ज़ल्मी के इस वक्त हेड कोच हैं। और शेन वॉटसन
वो क्वेटा ग्लैडिएटर के हेड कोच हैं। नसीम भाई, 3 नाम इस वक्त सामने आ रहे हैं, आप किससे समझते हैं जी कौन लगेगा पाकिस्तान टीम का हेड कोच जो हमारे लड़कों को संभाल पाएगा? देखिए, माइक हैजमिन और डैरेन सैमी, इनका एक्सपीरियंस है कोचिंग का। शेन वॉटसन का एक्सपीरियंस नहीं है। वो पहली मरतबा क्वेटा ग्लैडिएटर्स को कोच करने के लिए आए हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी, एग्रेशन दिखाई दिया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स पिछले 4 साल कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय में एक तो ये देखें ज़रूर कि पीएसएल के एंड तक जो है वो किस टीम की परफॉर्मेंस और किस कोच ने क्या कुछ चेंजेस अच्छी की है, इसको भी मॉनिटर करें। सैमी के बारे में मैं फिर ये कहूँगा कि सैमी हमारी कंडीशन के हिसाब से, हमारे कल्चर के हिसाब से फिट होते हैं, एडजस्ट हो गए हैं वो, होते हैं, बैठते हैं, क्योंकि फ्लैक्सिबल हैं। ज़रा थोड़ा सा गुस्सा भी करते हैं तो मोहब्बत भी करते हैं, तो प्यार भी करते हैं, तो लेके भी चलते हैं। ये उसके अंदर एक चीज़ दिखाई देती है। आप लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय में अगर आप फॉरेन ऑप्शंस की जानिब जा भी रहे हैं तो आप पीएसएल के कोचेस से ही लें। इसकी वजह ये कि जो कई कोचेस ऐसे हैं कि डैरेन सैमी कई साल से जो है वो पेशावर से पहले खेलते रहे, उसके बाद उनके कोच बन गए। हैजमैन का भी इसी तरीके से सूरत हाल है। आप ज़रा चेक करें, जैसे मेंटोर की बात करें, सर विविन रिचर्ड्स पहले दिन से हमारे सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। अगर वो मेंटोर आते हैं तो उनसे बड़ा तो मेंटोर है ही नहीं कोई। हमें अपने सिस्टम में जो यहाँ पे कोचिंग कर चुका है वो हमारे कल्चर से आगाह हो गया है, हमारे बच्चों को समझना शुरू हो गया, दिमाग समझ गए इनके, हमारी क्रिकेट को समझना शुरू हो गया। तो बड़े नाम आए हुए या कोचिंग के, ज़्यादा बेहतर ये होगा कि जिनका एक्सपीरियंस हमारी पीएसएल के साथ ज़्यादा है, वो नाम भी एक अच्छा, एक साख भी अच्छी रखते, उनको देखें तो ज्यादा बेहतर है। वैसे सैमी तो काफी हद तक नसीम भाई अब हमारे कल्चर को भी समझ चुके हैं, नली बिरयानी भी खा ली है उन्होंने, तो वो आदी हो चुके हैं और वो लड़कों की मेंटालिटी भी समझ चुके हैं। उनको कह रहे हैं कि पासपोर्ट दे दें पाकिस्तान का। हाँ, तो ये सैमी वैसे अच्छा ऑप्शन नहीं है, ऐसी पूछ रहा हूँ। सैमी मुझे भी जो है ना वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन रखते हैं। क्यों? अपने कल्चर के लिहाज से देखें, आपको डिक्टेट करने वाला कोच हमारे सिस्टम में नहीं चल, हमारे बच्चे वैसे किसी के हाथ नहीं आते। अभी तो मोहसिन नकवी साहब ने बहुत सारी चीजें वो भी अभी मोहसिन नकवी साहब ने कितना इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि क्रिकेटर्स एक डिफरेंट, और मोहसिन नकवी साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें भी की हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एमन मोहम्मद आमिर ने कहा है कि लीग्स खेलें लेकिन अच्छी और क्वालिटी वाली लीग्स खेलें, ये नहीं कि हर लीग खेलने चले जाएं। अच्छी लीग्स खेलेंगे तो आपकी क्रिकेट इंप्रूव होगी, और ज़्यादा लीग्स खेलने से इंजरी का भी खतरा होता है। तो ये अच्छी लीग्स कौन सी हैं और सारी लीग्स कौन सी हैं, ज़रा बताएं अच्छी लीग्स क्या? देखें, बिल्कुल उन्होंने बहुत अच्छी बात की। इसकी एग्जांपल मैं ये दूंगी कि बाबर आजम को बिग बैश से भी ऑफ़र थी और 100 से भी ऑफ़र थी, लेकिन उन्होंने चूज़ किया था कोलंबो में रह के खेलना श्रीलंकन कंडीशन में, क्योंकि वहाँ पे हमारा एशिया कप था और वो उस कंडीशन में स्ट्रगल कर रहे थे। तो प्लेयर को पता होना चाहिए कि आगे उसका क्या एम है, वो किस चीज़ में स्ट्रगल कर रहा है। लॉन्ग बॉलिंग में स्ट्रगल कर रहा है तो उसको चाहिए कि जाके डोमेस्टिक खेले, बजाय इसके वो जाके लीग में अपना टाइम वेस्ट करे, वो जाके फॉरेन कंट्रीज़ के साथ डोमेस्टिक क्रिकेट खेले। कोलंबो में खेला था उसका फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ था, कोई ऐसा खास तो कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। बाबर आजम ने ओवरऑल अपने आप को बहुत इंप्रूव किया। अगर आप पीएसएल के स्ट्राइक रेट्स की बात करें तो फर्स्ट सीजन से लेकर लास्ट सीजन तक 120 से इनका स्ट्राइक रेट शुरू हुआ था और अब 165 पे इस वक्त कोलंबो की करामात थी। कोलंबो से उनको हेल्प हुई थी, एशिया कप में वो उतना अच्छा नहीं कर सके थे, वर्ल्ड कप में भी कुछ नहीं कर पाए थे। उन्होंने चूज किया कि मुझे किस चीज में अपने आप को इंप्रूव करना है, तो यंगस्टर्स के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये तो नहीं होता हमारे प्लेयर्स का कि भाई जाहिर में कुछ स्टार्स प्लेयर्स होते हैं, कुछ एवरेज प्लेयर्स होते हैं, तो एवरेज प्लेयर सोचते होंगे यार जितना पैसा कमाना कमा लो, क्योंकि बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स भी हैं, बहुत से ऐसे टेस्ट क्रिकेटर्स भी हैं, मैंने देखा कि उनको ना कोई बेचारों को जानता है ना उनके माली हालात ठीक हैं, तो प्लेयर कहता है जितना टाइम है अभी कमा लो, जहाँ से पैसे आ रहे हैं खींच लो, इस वजह से हर लीग खेल लेता हूँ। देखें, शॉर्ट टर्म में तो ये चीज़ फिर उनके लिए अच्छी होगी, शॉर्ट टर्म में उनको इससे फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होगा, एक आध लीग खेल लेंगे। लेकिन जो अच्छा प्लेयर होगा, जब वो अपने आप को अच्छी लीग्स में लेकर जाएगा तो उसका फ्यूचर भी उससे अच्छा होगा। पाकिस्तान को जितना लॉन्गर टाइम के लिए आप सर्व करते हैं तो आपके लिए लीग्स खेलने की अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ज़्यादा होती हैं। उसके बाद आपको अच्छी लीग्स इन्वाइट करती हैं, बिग बैश हो गया, इंग्लैंड की लीग्स हो गई, 100 हो गया। लेकिन अगर आपका जस्ट एम है कि हमने T10 खेल लेना है, अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव नहीं करना है, लॉन्गर फॉर्मेट की तरफ नहीं जाना है, तो आपका एक छोटा सा करियर होगा और उसके बाद आपको कोई भी नहीं पहचानेगा। ठीक है नसीम भाई, बात हो रही थी मोहसिन नकवी की। मोहसिन नकवी का एक स्टेटमेंट हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं लाहौर का मैच देख रहा था और जो हमारे प्लेयर्स थे उनका एक भी छक्का स्टैंड तक नहीं जा रहा था, जो जा रहा था वो फॉरनर प्लेयर्स का जा रहा था, जबकि आजम ने तो फेंके थे लंबे लंबे छक्के। और फिर उन्होंने इसको डिस्कस किया कि यार अपने प्लेयर्स को हम कुछ ट्रेनिंग कराएं, शायद यही वजह है कि इनको काकूल भेज रहे हैं। नसीम भाई, छक्का स्टैंड तक नहीं जा रहा, कुछ समझ नहीं आया मुझे बात। जरूरी होता है छक्का मारो तो स्टैंड तक जाए? पतली पतली कलाइयां तो नहीं है हमारी, वो शकील साहब को जैसा आगे जावेद ने कह दिया था। नहीं, लेकिन छक्का छक्का ही होता है। हाँ, और वो अगर 6 रन ही मिलेंगे आपको। वो ताकत की, दूसरे लफ्जों में जो है वो फिटनेस की ही बात कर गए, जरा घुमा के कर गए, लेकिन कि हमारे खिलाड़ियों की ताकत कम लग रही है, हमारा बाहर क्यों नहीं जा रहा छक्का।
गोरा का छक्का लग रहा है तो वो जा रहा है जी स्टैंड के अंदर, हमारा छक्का स्टैंड में क्यों नहीं जा रहा? कहीं गिर जाती है बॉल। लॉजिकल पॉइंट जरूर है इसमें, कम से कम आपको आपकी फिटनेस जरूर गेज होती है भाई हमारे हाथों में ताकत, क्या बैट उनका मुख्तलिफ है या हमारा बैट मुख्तलिफ है। इसका मकसद है कि शायद अगर उनके फोरआर्म आप देखेंगे तो शरीफ भाई बिल्कुल ही मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। लेकिन नसीम भाई उनका तो बचपन से एनवायरनमेंट वो रहता है, हमारे यहाँ तो बेचारे आते भी कई ऐसे गरीब घरों से, और ज़ाहिर है उनकी जो डाइट है, उनका जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ तो अगर प्रोटीन खाओ तो फोरआर्म्स बनते हैं, यहाँ प्रोटीन खाओ तो मोशंस लग जाते हैं। ये भी तो मसले हैं। नहीं ये है, ये रियलिटी है। ये भाई देखें, आपने कहीं ना कहीं तो अपनी फिटनेस को फोकस करना ही है ना भाई, ये बगैर फिटनेस के तो गेम नहीं है। पिछले 6 महीने से नजर आ रहा है कि आपने फिटनेस पे इतना काम नहीं किया। आज सरफराज नवाज साहब ये बात कहते हुए दिखाई दिए कि 4 ओवर करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि आपने अपनी फिटनेस का जो पैमाना है वो मुख्तलिफ कर दिया। अब आपने शॉर्ट पहननी है जी, शर्ट पहननी है, जाके छोटे रनअप से जो है ना वो तेज गेंद करनी है, जाके जिम करना है। 4 ओवर के लिए आप खुद को तैयार कर रहे हैं, आपको लंबी फॉर्मेट के लिए खुद को तैयार नहीं कर रहे। 4 ओवर का बर्स्ट आगे तेज कर देना है। हर आदमी जो आपका स्टार क्रिकेटर है खास जानिब इस जानिब दिखाई दे रहा है। वो जो लंबी रनिंग हुआ करती थी, वो जो एफर्ट हुआ करते थे, वो तो खत्म हो गए कि लंबी बॉलिंग आप जब ही करेंगे जब ग्राउंड का चक्कर लगाते थे। पहले माजी में इतना जिम तो कोई कॉन्सेप्ट बहुत कम था। तो नसीम भाई मोहसिन भाई कह देते हैं ना कि भाई फिटनेस पे तवज्जो, तो छक्के से जरा मजाक बना हुआ है। बहुत से लोग बोल रहे हैं छक्का स्टैंड तक नहीं पहुंच रहा, ये देखने के लिए उन्होंने सिर्फ आजम तो फेंक देते, बॉल जितनी दूर गई है, बॉल जितनी दूर जा रही है, ये पैगाम उन्होंने कहा कि उनकी फिटनेस देख लो और अपनी फिटनेस देख लो, इस तरह से पैगाम दिया। और ये जो काकुल में कैंप हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो दूसरी अभी आप अमन से बात कर रहे थे लीग के हवाले से, शरीफ भाई मैं आमिर से ये बात जानना चाहूंगा, आमिर आईपीएल के अलावा फिर कौन सी लीग ऐसी है कि जो कॉम्पिटिटिव है? क्योंकि सारी दुनिया की क्रिकेट हो रही होती है, जो प्लेयर यहाँ खेल रहे हैं वो यहाँ से साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, वहाँ से वो कैरेबियन चले जाते हैं, वहाँ से वो वहाँ चले जाते हैं। तो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट तो सबकी इक्वली, अगर मैं आईपीएल को हटा देता हूँ, यही बिग बैश में जा रहे होते हैं, यही जो है वो इंग्लैंड में जाके खेल रहे होते हैं। बात ये कि आपने कितनी क्रिकेट खेलनी है, ये इसको ज़रा थोड़ा सा कॉम्पैक्ट और करना पड़ेगा और किस टाइमिंग में खेलनी है। देखिए आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत देनी पड़ेगी। आप अगर अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत नहीं देंगे, हर खिलाड़ी पे जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है, अगर वो नेशनल ड्यूटी पे नहीं है, नेशनल ड्यूटी, मैं किसी लीग की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए 4 फर्स्ट क्लास मैच खेलना लाजमी होने चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यंगस्टर्स भी तो मोटिवेट होंगे। बाबर आजम उनके साथ खेल रहे हैं, वो तो उनको फ्लेवर मिलता ही नहीं है। बिल्कुल जी, ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कई दफ़ा कर चुके हैं कि भाई डोमेस्टिक को तवज्जो दें। और जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा था वो शायद उन्होंने जानमान देख के कहा होगा। जान से याद आया कि वो वुमेन्स क्रिकेट टीम की एक औरत है, खातून है साउथ अफ्रीका की, और उन्होंने एमन शबनम इस्माइल उनका नाम है, और उन्होंने मुंबई इंडियंस के साथ खेल रही हैं। 132.1 किलोमीटर पर आवर के लिहाज से बॉल करा दी है। तो खवातीन में ये 132 ज़ाहिर ज़्यादा ही होता है। हमारी जो है वो कितनी करा लेती है? 133 तो अमन भी करती है। 133 आप करती हैं? इतनी नहीं करती। ये फर्स्ट एवर हुआ है कि किसी वुमेन क्रिकेट में इतनी हाईएस्ट। इससे पहले इन्होंने 128 भी की थी। 128 इनकी हाईएस्ट थी। ये वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर्स थी इन वुमेन क्रिकेट। 2 इयर्स अगो इनको ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स ने टेक ओवर कर लिया था, डार्सी ब्राउन ने और बार्मिनिक ने। लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट की कि भाई मैंने जो है ना ये रिकॉर्ड तोड़ना है। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने रिटायरमेंट ले ली। मुझे तो लगता है कि अभी इनका बहुत करियर साउथ अफ्रीका की टीम के साथ भी था, बट इन्होंने उसके बाद लीग क्रिकेट खेली तो और वो चीज़ प्रूव की कि जिसके लिए वो काम करने गई थी। तो 132 की स्पीड लड़कियों की क्रिकेट में खेलना बहुत मुश्किल है। हमारी जो टीम है इसकी जो फास्ट बॉलर है उनकी स्पीड कितनी है मैक्सिमम? इस वक्त पाकिस्तान हमारी वालियों ने कितनी मैक्सिमम बॉल फेंकी है तेज? इस वक्त पाकिस्तान में फास्टेस्ट आई गेस के फातिमा सना है, उनकी 110 हाईएस्ट स्पीड है। 110 है फातिमा की। फातिमा करीब करीब है। आप थोड़ी और जान मारें और आप भी मोहसिन नकवी साहब से बात करें, कुछ आप लोगों की भी फिटनेस पे तवज्जो दें, कलाइयां वालाइयां आप लोगों की हो तो आप भी 132 स्विंग बॉलर है। जी बिल्कुल, मैं स्विंग बॉलर हूं और मेरी फास्टेस्ट है 66 माइल्स पर आवर, यानी कि 104 किलोमीटर 100 प्लस खवातीन 104 है। एमन को तो खेल लेंगे, हमको ऐसा मसला नहीं है। वक्त तो एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। पीएसएल के हवाले से बहुत सारी खबरें हमारे पास आ रही हैं। इंजी भाई की खबर आ गई। इंजी भाई आते हैं तो मेरे ज़हन में याजू और साया आती है, लेकिन वो खबर ये नहीं है। उन्होंने मोहम्मद हफीज़ को हटाने पे इंजी भाई ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बोला कि प्लेयर्स के ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ डाल दी जाती हैं, ऑफिशियल्स खुद कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। फिर उन्होंने एक बात कही
कि जब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की आपका मैच खराब हुआ तो आपने उसकी बेसिस पे हफीज को निकाल दिया। तो वहाब रियाज किस चक्कर में बैठे हुए हैं? आए तो दोनों एक साथ ही थे। नसीम भाई ये बात वैसे इंजी भाई की कुछ मेक सेंस कि वहाब रियाज अपनी जगह पर बरजमान है लेकिन हफीज भाई को हटा दिया। देखिए हफीज़ भाई इसलिए भी हट गए कि वहाब रियाज इस वक्त अथॉरिटी दिखाई दे रहे हैं। अगर हफीज़ वहाँ पे मौजूद होते तो वो कहते हैं ना एक म्याम में दो तलवारें, बहुत मुश्किल हो जाता। तो हफीज़ के हटने की एक वजह ये भी है कि वो सलमान बट का भी मामला हुआ था कि जब मुशीर लगाया था वहाब रियाज ने तो उन्होंने मना कर दिया। तो दो तीन चीज़ें थी हफीज़ के हटने की जो वजह बनी थी। वहाब रियाज ज़ाहिर मोहसिन नकवी साहब के इतना करीब दिखाई दे रहे हैं, वो मुशीर थे स्पोर्ट्स के, वो निगरां वज़ीर आला थे, तो वो एक साथ दिखाई दे रहा है जिस जगह पर भी होते हैं। मैंने आज पहली तस्वीर देखी है कि जहाँ पे वहाब रियाज मौजूद नहीं थे जब वो फ्रेंचाइज ओनर से मिले, वहाँ पे सलमान नसीर थे और एक दो ऑफिशियल्स बैठे हुए थे, शुएब शेख और नाइला, बाकी कोई भी नहीं था वहाँ पे। वरना वहाब रियाज हर जगह पे दिखाई दे रहे हैं। इसका मकसद है कि वहाब रियाज तो एक अथॉरिटी है और ये स्वाबदीद है मोहसिन नकवी साहब की कि वो किसको लेके चलते हैं, जिसको वो लेके चलना चाहेंगे वो उसको लेके चलेंगे। अच्छा, तो ये जो इंतजाम भाई इस वक्त में तनकीद कर रहे हैं कि जी प्लेयर्स पे सारी जिम्मेदारी डाल दी है, ऑफिशियल सारी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, तो ये बात कितनी हद तक सही है कि ऑफिशियल्स की जिम्मेदारी क्या बनती है? ऑफिशियल की तो आई डोंट थिंक सो कि कोई जिम्मेदारी बनती भी होगी इस हवाले से। बिल्कुल भी नहीं बनती ना। देखिए ना, ऑफिशियल की जिम्मेदारी ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन या बाकी जितने भी अगर किसी भी डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, इंटरनेशनल डोमेस्टिक के, वो कोच का तकर्रुर करते हैं, वो असिस्टेंट कोच का तकर्रुर करते हैं, वो बॉलिंग कोच का, बैटिंग कोच का, पूरी टीम मैनेजमेंट, कप्तान को। तो ग्राउंड में अब यही लोग टीम को लड़वा रहे हैं, तो सवाल तो इन्हीं से होगा, जवाब तो इन्हीं से होगा। हाँ, उस मैनेजमेंट में फॉल्ट हो रहा है, वो उनके जो मैनेजर का काम है, अगर उसके अंदर कोई फॉल्ट आपको दिखाई दे रहा है तो समझ में आती है बात कि भाई इनकी गलती थी। मिसाल के तौर पे टीम मैनेजर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो टीम की खराब परफॉर्मेंस के वो जिम्मेदार हैं। हाँ, टीम की कोई ट्रैवलिंग मुतासिर हो गई, वहाँ पे कोई मैनेजर का जो काम था वो अगर नहीं कर सके, कोई बुकिंग थी, कुछ इस तरह नहीं हो सका जो उन्हें करनी चाहिए थी, प्रैक्टिस के एरिया कौन सा होगा, अगर उसमें वो नाकाम हुए तो मैनेजर की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की या डोमेस्टिक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी उस जगह पे बनती है कि जो उनका अपना काम है, जब उन्होंने आपका तकर्रुर कर दिया अब उसके बाद तो नसीम भाई जवाब देंगे। इंजी भाई क्यों तनकीदें कर रहे हैं, क्यों तनकीद कर रहे हैं इंजी भाई? क्या हो गया इंजी भाई को? मेरे ख्याल है ऑफिशियल्स क्या जिम्मेदारी लेंगे? इंजी भाई में बात ये प्लेयर है तो वो ऐसी अगर स्टेटमेंट दे रहे तो इसकी वजह क्या है? ऑफिशियल से यहाँ तो पूछ-गुछ हो सकती है कि भाई ऑफिशियल आपने जो है वो आप किसी स्टे अच्छा नहीं कराया, किसी क्रिकेटर को लगाया, हाँ, या कोच लगाया, ये आपने गलती की थी, ये उसके रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन वो जब रिजल्ट आ जाते हैं उसके बाद पूछा जाता है या उनके ऊपर क्रिटिसाइज होता है कि आपने इसका तकर्रुर किया था, लेकिन वो इतना ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। मेन तो जिम्मेदार वो है। भाई आपने मुझे यहाँ पे बिठाया, अगर मैं गलत बात यहाँ कर रहा हूँ, ये ज़ाहिर स्टेटमेंट बनता नहीं है। ऐसे बहरहाल इंदी भाई अपना एक तजुर्बा रखते हैं, अब क्या सोच के उन्होंने ये स्टेटमेंट दिए तो अल्लाह ही जाने। लेकिन इस वक्त में एक लौंडा है जो आईपीएल में छाया हुआ है, वो है सरफराज खान। चार फ्रेंचाइज सर जोड़ के बैठी हैं, इसको कैसे लें? अच्छा, अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे यार ऑक्शन भी हो गया, सब कुछ हो गया, ये कहाँ से आएगा? लेकिन एक रूल होता है कि अगर किसी टीम का कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाए और अनफिट है तो फिर आप ले सकते हैं। अच्छा जी, इस वक्त जो चल रहा है सबसे पहले वो है सीएसके से जो कॉनवा है वो अभी तक वो इंजर्ड है। गुजरात टाइटन के रॉबिन जो है वो बाइक एक्सीडेंट लेके बाइक लेके घुस गए थे, वो उसके बाद से वो दोबारा सही नहीं हो पाए। मुंबई इंडियंस जो अंबानी साहब की अपनी टीम है, स्काई रिकवर नहीं हुए, वो अपनी फैमिली लेके तो पहुंच गए थे अंबानी साहब की शादी में अपने 20 बच्चों के साथ, लेकिन वॉक तो सही थी लेकिन अभी तक उन्होंने रनिंग और ये इस तरह की चीजें नहीं शुरू की है। और लखनऊ सुपर जायंट, इनके केएल राहुल अनफिट है। नसीम भाई, एक लड़के पे 4 फ्रेंचाइज टूटी में कितने पैसे कमा लेगा लड़का हमारा? लेकिन मैं हैरान इस बात पर हूँ कि सरफराज इससे पहले 2 सीजन खेल चुके हैं आईपीएल के, वो पहले क्यों नहीं उठे? किसी फ्रेंचाइज ने अब इंजरी के बाद ले रहे हैं, उससे पहले क्यों नहीं लिया? सोशल मीडिया पे परफॉर्मर है, सोशल मीडिया पे भी बहुत चीज होती थी, ये भी आ जाएगी लड़का हमारा नहीं है, लड़का इंडिया का। ऐसे तो हमने मोहब्बत में कह दिया सरफराज लड़का हमारा नहीं, इंडिया का लड़का, लेकिन 4 फ्रेंचाइज उसको 2015 में डेब्यू किया था आईपीएल में, लेकिन उसके बाद इस दफा ना होना उनका समझ से बाहर है। हाँ, इतनी फॉर्म के बाद जो जाहिर है अगर वो जगह बना के आए हैं इंडियन क्रिकेट टीम में तो मुसलसल परफॉर्म करके आ रहे होंगे, छक्के वो लगा लेते हैं, एग्रेशन उनमें दिखाई दे रहा है, तो फिर वो किसी भी फ्रेंचाइज ने पिक क्यों नहीं किए? देखिए, पाकिस्तान में 3 प्लेयर ऐसे थे, शर्जील खान, अहमद शहजाद और उमर अकमल, के जो फ्रेंचाइज ले भी सकती थी और उन्होंने नहीं लिया। सरफराज खान को ना लेने की क्या वजह बनी थी, ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि वो परफॉर्मर थे
और जो टीम भी इस वक्त उन्हें लेगी, हर टीम उनकी जानिब देख रही होगी, जो टीम भी उन्हें लेगी मेरे ख्याल है वो बेहतर डिसीजन करेगी। क्योंकि सीएसके और गुजरात टाइटन के तो कंफर्म है, मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट का देखते हैं। लखनऊ सुपर जायंट के केएल राहुल साहब भी अनफिट है, लेकिन ये आगे पता चलेगा। सोशल मीडिया पे हम बहुत सारी बातें कहते हैं ना, मुंह से कोई बात निकलती है, लोग पकड़ के आधी क्लिप लगाते हैं। वहीं एक शेर आजकल बहुत चल रहा है, वो शेर ये चल रहा है, लगातार रहा जो छक्के लगातार, लगातार रहा जो छक्के लगातार, कोई नहीं वो है अपना चाचा इफ्तिखार। अच्छा, अब तो कमेंटेटर भी कहने लगे चाचा, हम मोहब्बत में कह रहे हैं भाई, इफ्तिखार अहमद आपका नाम है, लेकिन मोहब्बत में प्यार में कह रहे हैं। इवन बहुत ही अंडररेटेड रहते हैं। आए वो ऑफ स्पिनर थे, बॉलिंग उनकी इतनी नहीं चली, बैटिंग वो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन फिर इतना डिस्कस नहीं होते, इतने छक्के मार रहे हैं वो। सोशल मीडिया पे तो शेर भी आ गए उनके लिए। इस वक्त मुझे पाकिस्तान टीम के मिडिल ऑर्डर में वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल प्लेयर लग रहे हैं। वो तो काफी अरसे से पाकिस्तान, लेकिन डिस्कशन में नहीं है, अंडररेटेड डिस्कशन में नहीं है, क्योंकि उस तरह की उनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है नेशनल टीम की जानिब से, इस वजह से डिस्कस भाई किसकी है फिर ये भी बता दें भाई। देखिए, एक की बताएं किसकी है। इफ्तिखार को तो बहुत मौका मिला है, इफ्तिखार को तो बहुत चांस मिला है। अगर मैं उठा के देखता हूं तो इफ्तिखार को बहुत चांस मिला है मिडिल ऑर्डर बैटिंग में, बाकियों को कम मिला है। बाकियों कब मिला है तो अच्छा, आप कह रही हैं कि अभी अच्छे हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं क्योंकि वो अपना काम पूरी तरह से करते हैं। उनको जिस ऑर्डर पे भेजा जाता है, उनको एक तो फ्लोट बहुत ज्यादा किया जाता है, कभी उनको ऊपर कर देते हैं, कभी उनको नीचे कर देते हैं। वो प्रॉपर टेक्निकल बैट्समैन है, वो इस तरह के हिटर नहीं है। अरे बात है, बहुत अच्छा खेलते हैं। मैंने भी चाचा मोहब्बत में कहा है, सीरियसली मैंने प्यार में कहा, ऐसी बात नहीं है जी। कल जब मैच पूरा फंसा हुआ था तो उन्होंने आके मुल्तान सुल्तान का जिस तरह से मैच निकाला, अपने सारे शॉट्स खेले। स्पिनर पे थोड़ा सा वीक था, उस पर भी बहुत ज्यादा काम कर आए हुए, और फिर बॉलिंग में आपको एज प्रोवाइड करते हैं। तो इफ्तिखार अपनी बैटिंग पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जो काम हमें आसिफ अली से चाहिए था वो हमें इफ्तिखार ने बहुत अच्छे से करके दिया। नसीम भाई, आप लोग क्यों नहीं डिस्कस करते, सहाफी लोग आप लोग क्यों नहीं करते भाई, क्या वजह है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको इतना डिस्कस ही नहीं करते, इतने छक्के मार रहे हैं वो मैच में, कोई और मार ले तो आप लोग तो फिर कहते हैं ख्वाजा नाफे ने मारे तो ऐसे आप लोगों ने उसके ताते बांध दिए। ये बेचारे हमारे इफ्तिखार अहमद इतना अच्छा खेल रहे हैं, आप डिस्कस नहीं करते भाई। इफ्तिखार अहमद को तो हम सालों से डिस्कस कर रहे हैं, आज से डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नाफे को इसलिए डिस्कस कर रहे थे कि एक नई चीज आई थी। देखिए, इफ्तिखार अहमद जब नेशनल टीम की जानिब से होते हैं, उनसे उस तरीके से परफॉर्म कंसिस्टेंट नहीं होता। यहाँ पर उन्होंने 2-3 इनिंग बहुत ही ज़बरदस्त खेली है नीचे से आने के बाद, लेकिन इफ्तिखार अहमद पाकिस्तान के वो प्लेयर हैं कि जो रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे हैं। वो मिडिल ऑर्डर में बाकियों को शायद इतने मौके नहीं मिले जितने हमने आगा सलमान को इस तरह नहीं देखा। हमने आज तो मैं बड़ा हैरान था कि अब्दुल्ला शफीक को भी कलंदर्स ने बाहर बिठाया हुआ था। अब्दुल्ला शफीक को नहीं देखा कि आपने उस तरीके से मौके दिए। हमने ये नहीं देखा कि और बहुत सारे प्लेयर, आजम खान को उस तरीके से आपने मिडिल में चेक नहीं किया जितना इफ्तिखार अहमद को आपने मौके दिए। इफ्तिखार अहमद इतनी क्रिकेट खेलने के बाद अब उनका देखें, इफ्तिखार अहमद जितनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के आ गए, बाबर आजम जितनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के आ गए, रिजवान जितनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के आ गए, इनके लिए ये पीएसएल बहुत एक डिफरेंट बॉल गेम है। भाई, आपने बाबर की बात की, बाबर का भी एक स्टेटमेंट है कि मुझे पता है कि लोग मेरे स्ट्राइक रेट पर बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे पता है कि मेरे स्ट्राइक रेट को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि जी मैं हर बॉल पे छक्का नहीं मार सकता, हर बॉल पे छक्का नहीं मार सकता हूँ मैं। और दूसरी बात उन्होंने बताया कि जी न्यूजीलैंड से आने के बाद मैंने अपने स्ट्राइक रेट को काफ़ी इंप्रूव किया है। तो बात तो सही है, वैसे हर बॉल पे तो छक्का भी नहीं मारा जाता भाई। बाबर जैसे बैटर से तो हम हर बॉल पे छक्का नहीं चाहते, हम बाबर से तो चाहते ही हैं कि आप 160 से 170 के दरमियान में अपने स्ट्राइक रेट से बारी को कंटिन्यू करें, जो वो कर रहे हैं। 60 रन कर रहे हैं, 50 कर रहे हैं, 70 कर रहे हैं, उनका स्ट्राइक रेट बेहतर 150 प्लस दिखाई दे रहा है। दिस इज़ वेरी गुड साइन, जो हम मिस कर रहे थे। हमने कल भी अपने शो में डिस्कस किया था कि रिजवान ने अब तक अपने स्ट्राइक रेट पे शायद उतना एफर्ट नहीं किया जितना बाबर ने किया। बाबर ने इस चीज़ को मजीद बेहतर करके दिखाया। रिजवान विकेट कीपर बैटर है, बाबर जेन्युइन बैटर है, लेकिन रिजवान विकेट कीपर बैटर से ज्यादा एक जेन्युइन बैटर के तौर पे खुद को पोर्ट्रे करते हैं, या हम भी उनको फील करते हैं। ठीक है, तो उनको भी बेहतर करना चाहिए। जी एमन, आप क्या कहेंगी बाबर आजम का ये स्टेटमेंट कि मैं हर बॉल पे छक्का नहीं मार सकता? वाकई में हर बॉल पे कौन छक्का मारेगा भाई? देखें, मैं ये कहूँगी कि बाबर आजम जिस तरह के प्लेयर हैं उनको हर बॉल पे छक्का मारने की ज़रूरत भी नहीं है। उनको बॉलर बॉलिंग कराने से पहले सोचता है कि अगर हम इनको ऑफ स्टंप पे करेंगे तो इनकी कवर ड्राइव बहुत अच्छी है, मिडिल स्टंप पे करेंगे तो इनकी ऑन ड्राइव बहुत अच्छी है। वो बहुत नॉन रिस्की क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन उनके पास उसी में स्कोरिंग शॉट्स इतने ज़्यादा हैं। अगर आप उनकी ओवरऑल बाउंड्रीज देखें तो उनके 4 ज़्यादा हैं बजाय इसके कि वो छक्के ज़्यादा मारें, और यही वजह है कि वो इतने ज़्यादा रन्स कर लिए हैं क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा रिस्क टेकिंग क्रिकेट नहीं खेली। तो ये एक अच्छे प्लेयर की क्वालिटी होती है, लेट खेलते हैं बॉल को और गैप्स में खेलते हैं, तो उनकी जरूरत भी। लेकिन छक्के कम मारे, लेकिन जाना स्टैंड में चाहिए। और भाई ज़्यादा फिर ना वो उनको बेचारों को आप लोग प्रेशर दिया करें, बैठे हुए प्रेशर देते रहते हैं, स्ट्राइक रेट के हर बॉल पे छक्का मारेंगे। भाई क्रिकेट जाओ खेलो ग्राउंड में, फिर पता चलेगा। तो इस तरह की बातें बिल्कुल ना किया करें। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया, कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी पाकिस्तान
जिंदाबाद।